टीकाकरण आवश्यक रहता है। और अगर एडल्ट है तो उसको जो प्राइमरी बीमारियां रहती हैं, जो आमतौर पर सबको होती हैं, सर्दी, खांसी, डायरिया और दूसरी चोटें लग जाना, ये इनकी जो चिकित्सा रहती है वो प्राइमरी चिकित्सा के अंतर्गत आती है। उसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज, बीमारी को पहचानना, जैसे ज्वाइंटिस, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, ये इनका डायग्नोसिस जरूरी रहता है। ये प्राइमरी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इमरजेंसी चिकित्सा में हार्ट अटैक, हैंगिंग, ये दो टाइप की रहती है। एक क्रिमिनल रहती है और एक जनरल रहती है। तो क्रिमिनल में जैसे सुसाइड की कोशिश करना, तो उसके लिए कोई जहर खाना, पॉइजन वगैरह का इस्तेमाल करना, डूबना, फांसी पे लटकना, ये सब चीजें जो है वो क्रिमिनल के अंतर्गत आती है, जो अपने काम की नहीं रहती। इसमें पुलिस केस बनते हैं। परंतु जो जनरल रहती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और किसी प्रकार का धोखे से जल जाना, ये सब चीजें जो है वो बुनियादी चिकित्सा के बारे में बताया जाता है इसमें, कि प्राइमरी हेल्थ मिल जाना चाहिए। और फर्स्ट एड जो बॉक्स रहता है वो उसी पे काम करता है, तो प्राइमरी चिकित्सा कहलाती है। उसको और भी एलोबरेट किया गया है, डिटेल बताया गया है। आज का टॉपिक जो है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को अपन कहते हैं संतुलित आहार। और ये चैप्टर जो है वो बहुत सरल चैप्टर रहता जरूर है, पर हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आमतौर पे ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो जिस तरह से उनका भोजन का पिरामिड रहता है, वो भोजन करने से या ना करने से वो बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए या ज्यादा खाना चाहिए। ये सब चीजें वैसे तो ग्राम परसेंटेज में रहती हैं कि इतने ग्राम खाना चाहिए, 5 ग्राम, 10 ग्राम। परंतु अपन उसकी एक निश्चित मात्रा तय कर लेते हैं कि कोई भी रोटी है तो उसका वजन कितना रहना चाहिए। तब वो गेहूं की मात्रा उस प्रकार से, आटा की मात्रा, रागी और दूसरे जो आटे रहते हैं तो उनकी मात्रा का पता लग जाता है। तो हमारा भोजन या बैलेंस डाइट आज का चैप्टर रहेगा, जो लोग नोट करते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट में फिर जब विटामिन और दूसरे आयरन वगैरह की बारी आती है तो उसमें जो अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे कि वो इसमें से चैप्टर में से क्या पूछ लेते हैं। वो कहलाता भोजन का पिरामिड बनना। इससे होने वाली बीमारी के बारे में अपन जानते हैं, पीईएम। पीईएम जो माल न्यूट्रिशन की बीमारी रहती है, कुपोषण जिसको बोलते हैं अपन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम। और बहुत सारे छोटे बच्चे जो कि इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, वो सब चीजें अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। कौन सी बीमारी से कौन से लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, किस प्रकार का भोजन न करने से कौन से बीमारी या सिम्टम्स आने लगते हैं, इसके बारे में अपन बताएं। नेटवर्क पुअर है तो हो सकता है कि बीच में कट हो या साउंड आए ना, तो विचलित ना हो, उसको अपन मैनेज करते जाएंगे। और नहीं फिर भी नेटवर्क पूरा नहीं आया तो फिर अपन हॉटस्पॉट पढ़ाएं। पीईएम का क्या मतलब था, वो एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ, पीईएम, पीईएम का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऐसा कुपोषण, बच्चा कुपोषित हो जाए जिससे कि वो प्रोटीन की कमी हो, उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाने लग जाती है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये है इसका फुल फॉर्म। अकेली यही बीमारी नहीं, इसके अलावा सूखा रोग जिसको मैरास्मस कहते हैं, छोटे बच्चों में सूखा रोग होता है मैरास्मस। और बड़े बच्चों में जो है वो शरीर को भोजन नहीं लगता,
उसका कारण ही है कि भोजन एक ही टाइप का करना है, या जो जिस उम्र में भोजन की, फल की, रस की आवश्यकता होती है वो प्रॉपरली ना लेना। हम डॉक्टर के पास जाके 100 रुपए 200 रुपए खर्च करके आ सकते हैं, परंतु यदि उनसे कहा जाए कि कैल्शियम के लिए आप कम से कम 3-4 बादाम खाएं, तो वो 100-200 रुपए की बादाम नहीं खा पाएगा, वो डॉक्टर को जरूर दे आएगा। तो ये सब चीजें पेशेंट को काउंसिल करना, पेशेंट को बताना कि भाई इन सब चीजों की कमी हो रही है, यही सब बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। तो अब अपन इसकी विधिवत शुरुआत करते हैं बुक से। भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें एक थाली का चित्र है जिसमें अलग अलग भोजन रखे हुए हैं, हम इसको शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने वो बुक ले ली है तो उसमें देख सकते हैं पेज नंबर 252 252। बैलेंस डाइट है आज का टॉपिक, संतुलित आहार। और ये टॉपिक सुनने में थोड़ा सा सरल लगता है, परंतु इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छुपे रहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे टीकादार जी? सर ये नया पुस्तक से पढ़ा रहा है क्या सर? हाँ, ये नए पुस्तक में जो टॉपिक शामिल हुए हैं तो उसी से पढ़ा रहे हैं, नई बुक से। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, फिर इसके बाद इसी बुक से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। रिपीट वाला जो नए लोग शामिल हुए हैं उनको फिर साइक्लिक मैनर से पढ़ाया जाता है। 3 महीने में लगभग कोर्स खत्म हो जाता है। अपने पास जो उसका रिकॉर्ड है उसमें हम रिकॉर्ड बता देते हैं। ये गुप्ता जी जो हैं, विशिष्ट गुप्ता जी, गोपाल सिंह जी, ये शामिल थे। तो उसमें अपन देखते हैं कि इनके 5 अप्रैल 2023 4 अप्रैल 2023 से अपन ने पढ़ाना चालू किए। 4 अप्रैल को इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी डिसीज और ट्रीटमेंट के बारे में बताए थे, और लगातार फिर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल और पूरी बीमारियां अपन बताते चले गए। और 4 अप्रैल चला इनका, फिर मई भी चला, और ये 7 जुलाई को इनका पहला जो सेशन है वो खत्म हुआ, जिसमें एनीमिया, उसके कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में अपन ने बताए थे थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब ये कि अप्रैल से मई और मई से जून, जून से जुलाई, ये 3 महीने जो है वो पूरा कोर्स 7 जुलाई को खत्म। फिर दूसरा सेशन अपन ने 2-3 दिन के गैप के बाद 10 जुलाई से शुरू किए थे, जिसमें सुहानी है और ये परतेती है जो गर्ल्स हैं 2-4, वो शामिल हो गई थी 10 जुलाई 2023 से। और फिर से कि अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, चिकन पॉक्स और ये सब पढ़ाना शुरू किए 10 जुलाई से। और इसके बाद 10 अगस्त और ये 10 सितंबर और ये अक्टूबर, अभी 10 आया नहीं है, नवंबर, ये 3 महीने इसमें चूंकि चौथा महीना इसलिए आ जा रहा है क्योंकि कुछ छुट्टियां आ गई, राखी वगैरह, संडे आ गया, और हमारी कुछ पर्सनल काम, कभी नेट की प्रॉब्लम, तो 8-10 दिन उसमें अलग से निकाल दें, संडे सैटरडे छोड़ के। तो ये नवंबर तक, 10 नवंबर तक ये वाला सेशन अपन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद दीपावली की छुट्टी रहेगी 2-3 दिन, और छुट्टियों के बाद दूध से जब पढ़ाना चालू करेंगे तो ये फिर से कि अपना तीसरा रिवीजन रहेगा। तो तीसरा रिवीजन में जो है वो फिर से कि वही चीजें आएंगी, इंट्रोडक्शन, कम्युनिटी मेडिसिन और दूसरी चीजें शामिल होंगी। तो इसलिए जो लोग पहले वाले नहीं पढ़ पाए तो वो उसको करेंगे। इस बीच इनके एग्जाम वगैरह की मैसेज जो है वो सेंटर से इनको प्राप्त होते जाते हैं कि कब है एग्जाम। अभी बीच में कोई छोटा मोटा टेस्ट हुआ था तो उसको भी लोगों ने कंडक्ट किया। तो सर न्यू क्लासेस कब से शुरू हुए हैं उनको न्यू क्लास दीपावली के बाद से शुरू हो जाएगी। अभी ये 2-3 टॉपिक जो है वो हम दीपावली तक कंप्लीट करके, और दीपावली 12 तारीख की है, 13, 14 या 15 अपन ज्यादा गैप नहीं करेंगे। उसमें जो फेस्टिवल रहेगा जिस दिन, उस दिन नहीं पढ़ाएंगे। सुबह 1 घंटा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो संडे का, चूंकि जो संडे है उस दिन दीपावली है,
तो उस दिन का गैप रहेगा और सैटरडे का गैप रहेगा। मंडे से क्लास जो है वो फिर से भी चालू हो जाएगी, तो उसको ज्वाइन करेंगे। नया जो चैप्टर रहेगा कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन, ये दीपावली के बाद से। तो अभी 2024 का बैच से शुरू होगा। थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते प्लीज सर, स्किन वाले जो पार्ट है तो एक बार और रिपीट कर देते। स्किन वाले जो पार्ट है वो समय अपन सर समझ गए हम, उसके चित्र भी हमने भेजे थे। 2024 की ही क्लास दीपावली की बात शुरू हो जाएगी। वो 24 के लिए ही प्लान रहेगा, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हाँ ये 3 महीने जनवरी फरवरी तक जाएगा ये रिपीटेशन कोर्स। इस बीच जिनके एग्जाम होंगे तो वो इससे रिमूव होते जाएंगे और नए लोग जिनका एडमिशन हुआ है तो वो शामिल होते जाएंगे। स्किन वाले पार्ट हम ये 2 चैप्टर जिसमें कि बैलेंस फर्स्ट एडिशन की बुक लें कि सेकंड एडिशन, हम उसके बाद बता देंगे। अरे वो बाद में बात कर लीजिएगा, पहले पढ़ाने दीजिए तो। सेकंड एडिशन, हाँ कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं तो इंफॉर्मेशन हम देते हैं। सेकंड एडिशन की बुक लीजिएगा ताकि पूरे टॉपिक कंप्लीट हो सके। सर जो पुराने वाले वो आप ले सकते हैं नई बैच पे। पुराने वाले लोग अगर पढ़ना चाहें तो उसको अपन को पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है, वो शामिल होके पढ़ सकते हैं। उनके एग्जाम भी हो जाए, वो सेंटर से पता कर सकते हैं। एक्चुअली फिर क्या ज्यादा लोड हो जाने से उतना परफॉर्म नहीं देता ये नेट, इसी कारण अपन चाहते हैं कि भाई पुराने लोग एग्जाम देख के फ्री हो जाए, नए लोग शामिल हो जाते हैं और साइक्लिक मैनर से अपनी स्टडी चल ही रही है तो अपन वहीं तक पूरा पढ़ाते हैं, बीच में शामिल होते रहते हैं, क्विट होते रहते हैं। तो अब बैलेंस डाइट अपन शुरू करते हैं, नहीं तो फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं और इसको गवर्नमेंट ने ये माना कि भाई ये एक अलग से विचारणीय टॉपिक है, इसलिए इसके लिए कोर्स डिसाइड किया गया जो कहलाता है न्यूट्रिशन कोर्स। और ओपन विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय और भोज विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी और दूसरे, अब तो अटल में भी शायद न्यूट्रिशन का कोर्स आ गया है और ये 6 महीने का कोर्स रहता है मात्र, जिसमें पेशेंट को दी जाने वाली न्यूट्रिशन और ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं उनको, माताओं को, गर्भवती माताओं को, बीमार व्यक्ति को, हार्ट अटैक वाले को किस प्रकार का डाइट मिलना चाहिए, लीवर से संबंधित जो बीमारियां रहती है, हेपेटाइटिस या सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें ऑयल की मात्रा कितनी रहना है और प्रोटीन डाइट कितनी जाना है, ये सब पूरा एक कोर्स में निहित है जिसको न्यूट्रिशन कोर्स कहते हैं। न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद बड़े हॉस्पिटल्स जो रहते हैं दिल्ली बॉम्बे में या भोपाल में भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नेशनल वगैरह, बंसल हॉस्पिटल, इनमें जो है वो न्यूट्रिशन की जॉब मिलती है और वो कहलाते हैं न्यूट्रिनिस्ट। न्यूट्रिन का स्पेशलिस्ट कहलाता है न्यूट्रिनिस्ट। तो न्यूट्रिनिस्ट की एक अलग रूम रहता है जिसमें वो अलग अलग डायग्राम और पोस्टर के माध्यम से मरीजों को समझाते हैं। आप लोगों को भी रहना चाहिए और इसी पर्पज से अपन जो पढ़ा रहे हैं बैलेंस डाइट। तो भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण देखें अपन, विशेषज्ञों ने प्रतिदिन की आहार योजना बनाने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रुप में विभाजित किया गया है ना। तो स्पेशलिस्ट आर डिवाइड द फूड मटेरियल इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप। 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो अपन 5 ग्रुप में देखते हैं कौन कौन से भोज्य पदार्थ को डिवाइड किया गया। पहला प्रथम समूह या फर्स्ट जो ग्रुप है, प्रथम भोज्य समूह प्रोटीन की प्राप्ति के लिए बनाया गया है और उसमें निम्नलिखित भोजन से बनने वाले पदार्थ आना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे सेल, जो बॉडी के सेल रहते हैं अलग अलग, वो उसका मुख्य भोजन रहता है। साथ ही साथ WBC, RBC, प्लेटलेट या ब्लड को भी जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन डाइट जो है वो पहला समूह रखा गया है। तो प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया है फर्स्ट दूध से बने पदार्थ। अब दूध से बने पदार्थ, इसमें दूध, दही, पनीर, चीज, खोवा,
खोआ या मावा सम्मिलित किया गया है, क्योंकि दूध प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य विटामिन ए, विटामिन B1 का उत्तम साधन है। एक दिन अपन विटामिन पे चर्चा करेंगे कि कौन सा किसका नाम है। ये शायद विटामिन वाले या इसी चैप्टर में आएगा, तो जो लोग नोट करना चाहेंगे तो फिर वो विटामिन का हम नोट करा देंगे कि किस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन E1 से लेके विटामिन B1 से लेके तो विटामिन B12 तक। बाकी विटामिन डी, अर्जिस्ट्रॉल, विटामिन सी रहता है, स्कॉर्बिक एसिड, ऐसे अलग अलग जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं, तो उसका एक अलग अपन इसी आहार वाले में चैप्टर ले लेंगे ताकि अपन को विटामिन के बारे में पता लग सके। तो विटामिन और कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए और विटामिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अच्छे से काम करने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। तो ये पहला ग्रुप में जो है वो विटामिन और प्रोटीन को महत्व दिया गया है, जिसमें दूध और उससे बने पदार्थ। दूसरा है दालें और सूखे मेवे। तो दाल में सभी प्रकार की दाल जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, लोबिया, मटर, सोयाबीन, राजमा, बीन्स और सूखे मेवे में बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली आदि से प्रोटीन ऊर्जा ऐसी रहती है जो दिखती नहीं है, परंतु वसा, विटामिन B12, B12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, लौह लवण, ट्रेसेस संयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये इनका जो इफेक्ट है वो दिखता नहीं है। ज्यादातर अपन जो भोजन करते हैं, 4 रोटी खा लिए, चावल खा लिए, पेट भर गया अपना, अपन को लगता है कि यार बहुत अच्छा हुआ, मगर उसमें से 30% तो जो है वो स्टूल बन जाता है और बाकी जो है वो न्यूट्रिशन के काम आता है। परंतु जो अपन पहली कैटेगरी बता रहे हैं जिसमें कि प्रोटीन और विटामिन होते हैं वो दिखता नहीं है, परंतु उसकी मात्रा ली जाती है तो आदमी स्वस्थ रहता है और हड्डियां मजबूत है। तो प्रथम समूह में जो प्रोटीन और विटामिन को महत्व दिया गया है वो दूध और दूध से बने पदार्थ, दालें और सूखे मेवे। दालों का उपयोग जो है वो अपन दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें एक ही प्रकार की दाल का उपयोग ना करें। तुअर अलग, इतनी सारी दाल बताए अपन ने, तो उसको अपन डे वाइज बांट लेते हैं। जैसे तुअर दाल है मंडे, मूंग ट्यूसडे, मसूर थर्सडे, मटर फ्राइडे, इस तरह से कर लेते हैं। भाई इसको अपन इस तरह बनाएंगे तो उससे जान अपनी जो है वो खाने की पूर्ति होती है। ज्यादातर तुअर का इस्तेमाल किया जाता है, तुअर और मूंग की दाल का। बाकी जो दालें हैं वो हफ्ते में कोई भी दिन, एक दिन चुनकर संडे के दिन या दूसरे फॉर्म में भी कचौड़ी बन जाती है, उड़द की दाल के बड़े बन जाते हैं और मसूर की कचौड़ी बन जाती है। तो इस फॉर्म में भी उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा अपन पेशेंट को बताते हैं भाई ये सब चीजें प्रोटीन डाइट जरूरी रहती है। इसके अलावा तीसरे रूप में देखें तो मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग मांस, मुर्गी, लीवर, कलेजी जिसको बोलते हैं, मछली, अंडा आदि, इसमें प्रोटीन, वसा, लौह तत्व तथा विटामिन B2 की भरपूर मात्रा होती है और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। ये कहलाता पैक मटेरियल। पैक मटेरियल मतलब इसको अपन को ज्यादा डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती लीवर को, केवल वो मेटाबॉलिज्म भर करता है। इंटेस्टाइन जो है वो उसको आगे बढ़ा देती है और इसमें से आवश्यक चीजों को ले लेती है। तो ये भी प्रोटीन और फैट और कैल्शियम, फास्फोरस के साथ साथ आयरन का मुख्य सोर्स रहता है जितने भी प्रकार के नॉन वेज। इसमें जो फिश रहती है मछली, वो उसमें जो ऑयल निकलता है जिसको मछली का तेल भी कहते हैं अपन, कॉड लीवर ऑयल, फिश ऑयल, तो वो चीजों को लीवर के लिए बहुत जरूरी रहती है और हार्ट के लिए। रामू कुशवाहा जी रिपीट करने को कह रहे हैं। इसमें जो अपन पहला प्रथम समूह है फर्स्ट, जिसमें प्रोटीन और विटामिन देख रहे हैं, उसमें दूध और दूध से बनी चीजें, दाल और दाल के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, बादाम, काजू, किशमिश में वगैरह, और तीसरा नॉन वेजिटेरियन जिसमें मांस, मछली, मुर्गा, अंडा का इस्तेमाल
करने की सलाह दी जाती है ताकि प्रोटीन डाइट के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की मात्रा उसको मिले। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये कोई दवाई तो है ही नहीं कि जिसकी अपन डोज बता दें कि भाई इतना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए। ये शामिल होना चाहिए आपके भोजन में, ये जरूरी है। बाकी ये आपके भोजन में शामिल होना चाहिए, ये जरूरी है। कितना शामिल होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग जो है वो एक अंडा भर खा सकते हैं, कुछ लोग 2 खाते हैं। अगर कोई एक खाने वाला 2 खाएगा तो उसको 10 लग जाते हैं। और अदरवाइज नहीं तो मंगेश जी ने सही लिखे 1 टाइम इन ए वीक, परंतु वीक में एक बार जो लोग खाए पिए मोटे ताजे हैं उनको 15 दिन में एक बार और ये चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ताकि अपने शरीर को उस चीज की पूर्ति हो सके। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें इतनी चीजें शामिल है। अब अपन सेकंड ग्रुप देखते हैं। सेकंड ग्रुप में जो आती है उसमें आती हैं फल और हरी सब्जियां। तो इसमें रसदार खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, मौसम्बी, अमरूद, अनानास, इसके अलावा सभी पीले फल जैसे आम, पपीता आदि, पके टमाटर, तरबूज, खरबूज, बेर, अनार, सभी प्रकार के फल। इनसे विटामिन सी और विटामिन ए जो कैरोटीनॉइड रेशेदार रहते हैं, ये हमारी आंखों के लिए, और खट्टे फल जो है वो गाल ब्लैडर में बाइल की मात्रा के लिए या डाइजेशन के लिए। विटामिन सी भी रहता है इसमें, जिसमें मिर्च भी शामिल है, अभी हरी सब्जी में आएगी। और विटामिन सी जो रहता है वो कहलाता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी में जो है वो हाथ पैर सूख जाते हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है जो अपन स्कर्वी में पढ़े। तो ये फलों का जो समूह है ये हमारी एक तो त्वचा में शाइनिंग रखता है, स्किन जो है वो शाइनिंग आ जाती है जूस पीते हैं जो लोग, और दूसरा आंखों में जो है वो रोशनी बढ़ जाती है, आंखों में अच्छा दिखाई देने लग जाता है खट्टे और रेशेदार फल के लिए। हरी सब्जियां अपने आप में एक बहुत बड़ा बीमारियों को हरने वाला कारक है। इसमें पालक, सरसों, सहजन के पत्ते, मेथी, बथुआ, चौलाई, राई, मूली के पत्ते, गोभी, सलजम के पत्ते आते हैं। इनमें कैल्शियम और आयरन के साथ साथ विटामिन B12, फोलिक एसिड और रेसे सही मात्रा में पाए जाते हैं। रेसे का यहाँ बार बार जो जिक्र हो रहा है वो कहलाता है फाइबर्स। फाइबर्स जो रहते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से जितना भी ऐसा फूड मटेरियल भरा पड़ा है जो कि निकल नहीं रहा है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो निकालने में काम करता है। हम इसका एग्जांपल देते हैं। कुछ लोग देखे होंगे कि उबले अंडे जो रहते हैं वो उबले अंडे को धागे से काट लेते। इसी प्रकार कुछ अखबार या पेपर जो है वो धागे से कट जाते हैं। तो धागा, या कुछ लोग जो है वो टंग क्लीन करते हैं तो धागे से क्लीन करते हैं। आईब्रो की जो प्लकिंग होती है वो भी धागे से होती है। तो इसका मतलब कि जो धागा है या रेशा है वो काटने में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है किसी भी चीज को काटने में। अगर अपन उसको भोजन में इस्तेमाल करेंगे तो वो इंटेस्टाइन में पुराना जो स्टूल पड़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसको काट के निकालेगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चर्बी पेट में, थाई में, इसमें जमा हो जाती है, उस एक्स्ट्रा चर्बी भी उसी धागे के द्वारा, रेशे के द्वारा कट जाएगी। जो लोग अंदर बनियान का प्रयोग करते हैं, मेल पुरुष लोग, तो वो देखते होंगे कि अम्लाइकस के अंदर, टुंडी के अंदर जो है वो कॉटन जमा हो जाता है। वो कॉटन जमा होने के कारण ही ये रहता है कि जो इसमें अपने पास बनियान जो पहनते हैं तो उसमें बाल जो पेट में या सीने में जो बाल रहते हैं उससे वो कट के और इकट्ठा होते जाता है, और इसलिए जो है वो विदिन 3 मंथ बनियान फट जाती है। बनियान फटने का कारण क्या है? बस यही बालों की उपस्थिति और रेशे की उपस्थिति, क्योंकि अपन जमीन में कहीं लोटते तो नहीं है
ये झगड़ा तो नहीं होता कि जो फट जाए। फटने का कारण यही रहता है कि रेशे या बालों का इस्तेमाल होता है, तो इस कारण। तो इसीलिए ये फाइबर वाली अपन सब्जियों पे जोर देते हैं, जो कि हरे पत्तेदार रहती, ताकि फैट की मात्रा कम हो। हरी सब्जी खाने वाले जो रहते हैं वो थोड़ा सा दुबले पतले रहते हैं, यदि वो चावल का इस्तेमाल ज्यादा ना करे तो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो चावल रहती है वो मोटापा क्रिएट कर देती है। सर ये फाइबर जो है, फाइबर से सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी सर बढ़ता है क्या? हाँ बिल्कुल सही। जो ब्लड प्रेशर में अपन लेते हैं, और इंटेस्टाइन जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन में रहता है, भाई इंटेस्टाइन में अगर लोड नहीं रहेगा तो उसका सिस्टोलिक, पैरासिस्टोलिक, सिस्टोलिक, पेंडुलर और जो सर्कुलेशन 4 मूवमेंट अपन ने बताए थे, ये चारों मूवमेंट जो है वो इससे बढ़ते हैं फाइबर से, क्योंकि वहां से उसकी मात्रा निकल जाती है, तो बढ़ते हैं बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अब ये सेकंड ग्रुप हुआ अपना, जिसमें फल और हरी सब्जियों को शामिल किया गया। तृतीय समूह या थर्ड ग्रुप देखते हैं अपन। ये तीसरा ग्रुप सब्जियों का कौन सा है, और वो है बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, लौकी, तुरई, कटहल, करेला, टमाटर, मटर, बीन्स, फूल गोभी, टिंडे, खीरा, ककड़ी आदि। इस समूह से कैल्शियम, कैरोटीन, फोलिक एसिड, फास्फोरस और खनिज लवण, रेशे जैसी चीजों को की प्राप्ति होती है। खनिज जानते हैं अपन केमिस्ट्री में देखें, कैल्शियम, फास्फोरस के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीजें भी अपने ब्लड में उतनी ही आवश्यकता रहती है जितनी दूसरी चीजों की। बस ये है कि इनकी जो मात्रा है दशमलव में रहती है, 0.5 ग्राम, 0.6 ग्राम, पर आवश्यकता जरूर होती है। कुछ अननोन डिसीज, कुछ ऐसी अननोन डिसीज रहती है अननोन डिसीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मरीज बहुत दिन से बीमार है। ये बजरंग बहादुर सिंह जी, आप मोटरसाइकिल चला लें या क्लास अटेंड कर लें, उसको आप रख दें मोबाइल को, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार। तो अननोन बीमारियां जो ठीक नहीं होती, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, अपन देखते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहता। वो हम जो है उसका प्रोटीन टेस्ट कराते हैं, तीसरे नंबर का हम अभी रिपीट कर रहे हैं, तब अपन को पता लगता है कि जो केमिस्ट्री में अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो मेंडलीव टेबल रहता है, उसमें अपन देखते हैं कि कितने सारे मैग्नीशियम भी है, पैलेडियम भी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब चीजों की भी उपस्थिति हमारे शरीर में दशमलव में रहना आवश्यक होती है, जो कि डाइजेशन के साथ साथ दूसरे चीजों में भी काम आती है। इसमें कैरोटीन का जिक्र हुआ है। ये कैरोटीन जो है वो हमारी आंखों का जो ब्लैक वाला कार्निया रहता है, वो कार्निया में कैरोटीन जमता है तो उसकी मजबूती बहुत ज्यादा बनी रहती है, और वो डायबिटीज हो जाने के बाद भी कैरोटीन शुगर को अपने इसमें जमने नहीं देता, जिससे पेशेंट में जो है वो अच्छे से दिखाई देता है। और मंगेश गुर्जर जी 108 एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। 108 एलिमेंट्स, यही एलिमेंट्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ग्रेफाइट वगैरह जो रहती है। ये एलिमेंट हमारे शरीर में जो मिलती है वो हरी सब्जियों के द्वारा मिलती है। सॉरी, ये बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च ये बताए। शिमला मिर्च जो है वो, उसमें अपन एक एक अगर जिक्र करें तो आराम से अपन बता सकते हैं। शिमला मिर्च में विटामिन के रहता है, और विटामिन के ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। भिंडी में रेशे रहते हैं जो डाइजेशन के समय काम आते हैं। लौकी जो है वो घुटनों के और पैरों के दर्द को ठीक करती है, और जो भिंडी है वो छोटी उंगलियों के दर्द को ठीक करती है। ज्यादातर जो सब्जियों के आकार रहते हैं, ये सब्जियों के आकार ही उस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। कुछ कुछ अपन देख सकते हैं 50% से ऊपर। जैसे अपन ने पहला बताया भिंडी, भिंडी जो है वो उंगलियों में जो दर्द होता है उसको अपन कहते हैं बात, गठिया और बात। तो छोटी उंगलियों में दर्द कहलाता है रोमेटिज्म, और बड़े ज्वाइंट में दर्द कहलाता है गाउ।
तो इसमें जो पहला दिया हुआ है भिंडी, तो वो इसको दूर कर। ठीक, शिमला मिर्च में विटामिन के होता है, जितनी ज्यादा डार्क शिमला मिर्च हरी रहती है उतने विटामिन के रहता है, जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। लौकी घुटने और पैरों के दर्द के लिए। तुरई भी जो है वो हाथ पैर के दर्द के लिए लंबाई दी जाती है। कटहल की मात्रा जो है वो ऐसे व्यक्तियों को कटहल देते हैं खाने के लिए जिनके शरीर में चर्बी की मात्रा जम नहीं रही, इतने दुबले पतले रहते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाने में भी डर लगता है कि इसमें मसल्स तो है ही नहीं। ऐसे लोगों को फिर कटहल, बैगन, ये 2 चीजें खिलाई जाती हैं और उससे उनको, ये जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनको सूरन और कटहल ये देते हैं। इंदौर के पास एक और फल मिलता है सूरन की जगह, गराड़ू, तो वो गराड़ू भी दिया जाता है जिससे उनके शरीर में चर्बी की मात्रा जमे। करेला डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, करेला चिप्स देते हैं, करेले की सब्जी देते हैं, करेले का जूस डायबिटिक का। वो आप देखेंगे कि खाने पीने की चीजों में ही कितनी सारी मेडिसिन छुपी हुई है। टमाटर अपन उन लोगों को देते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन कम रहता है। सूरन बवासीर में भी सर फायदा करता है। सूरन का बवासीर से रिलेशन तो हमने देखे नहीं, अगर कहीं आपने पढ़े हैं या आपको मालूम है तो वो दे सकते हैं। बाकी हाँ, क्योंकि बवासीर जो रहती है ब्लीडिंग, उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और हमारे ख्याल से कटहल, सूरन, गराड़ू ये तो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि वो खुजली भी करते हैं, उनमें जो है वो खुजली के तत्व रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो खाएं और फिर बाद में ब्लीडिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ खुजली भी शुरू हो जाए, तो इसलिए बवासीर में ज्यादा कौन सी सब्जी खिलाएं ज्यादा से ज्यादा? टमाटर अपन बता रहे हैं ना हम अभी आगे, जो पालक वगैरह है ना, पालक है, मेथी है, सरसों है, ये बथुआ की भाजी है, ये सब उसमें देंगे तो वो इजी डाइजेस्ट होगी। इजी डाइजेस्ट होगी तो स्टूल जो है वो बिल्कुल मुलायम या पतली पास होगी, तो ब्लीडिंग जो है वो होगी नहीं, क्योंकि एनल वेन जो रहती है उसमें अगर दबाव पड़ता है तभी वो फटती है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसी का कारण अपन ऐसी चीजें जो देते हैं जो डाइजेस्टिव हो, साथ ही साथ मात्रा कम रखते हैं कि थोड़ी मात्रा में इसको खिलाएंगे। 9 बजे थोड़ी मात्रा में खाने का इसको एडवाइस देंगे, फिर इसके बाद 1 घंटे का अंतराल के बाद 10 या 11 बजे फिर थोड़ी मात्रा खाएंगे, तब उसको कभी भी पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अपन देख रहे हैं मटर, बीन्स, फूल गोभी। मटर, बीन्स, इसमें फाइबर भी सर, इसमें फाइबर भी ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं ना, जिसमें बवासीर हो। हाँ, लेना ही चाहिए फाइबर की मात्रा। तो ये थर्ड जो ग्रुप है, इसमें अपन ने इन सब चीजों को देखे। फूल गोभी, टिंडे जो है उसमें भी ब्लीडिंग रोकने की ताकत होती है, इसमें विटामिन के रहता है। टिंडे को महाराष्ट्र में जो है वो ढेमसे कहते हैं शायद, और अलग अलग इसके नाम रहते हैं स्थानीय तौर पे। इसमें टमाटर की मात्रा के बारे में हमने पहले भी बताया था कि टमाटर की मात्रा सीमित रखना चाहिए। टमाटर के ज्यादा प्रयोग से जो है वो घुटनों में दर्द होता है, तो 1 टमाटर या 2 टमाटर आप डेली खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप गैप भी कर सकते हैं, बाकी चीजों को खा सकते हैं। ककड़ी, ये ककड़ी जो है 3 चीजें अपने सब्जियों में जो है वो बेसिक रहती हैं जो एसिडिटी ठीक करता है। किसी पेशेंट को अगर एसिडिटी हो रही है और वो बोलता है कि भाई मेरे को एसिडिटी, तो जो दवाई आप एसिलाक, पेंटाप ये दे रहे हैं वो तो दीजिए, पर उसको कहें कि अपने उस भोजन में ककड़ी डेली, लौकी की सब्जी अल्टरनेट, और सेंधा नमक जो आता है, काला नमक बोलते हैं उसको, उपास वाला नमक नहीं, जो तरबूज वगैरह में या गन्ने के रस में डाल के पीते हैं वो वाला जो नमक रहता है, काला नमक, वो बेसिक रहता है। वो नमक, वो लौकी या लौकी का जूस और ककड़ी, ये तीनों कभी भी एसिडिटी के खिलाफ काम करती है। कितना भी एसिडिटी वाला पेशेंट हो, आप उसको बोलो कि भाई लौकी का जूस या सूप, दोनों चीजें पी सकता है। लौकी की सब्जी, लौकी के जूस के बारे में हम बताएं क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं लौकी के जूस,
उससे जो है वो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाता है। हाँ, सब्जी नुकसान करती है। लौकी का जूस जो है वो कच्ची लौकी को मिक्सी में लेके और जो पल्प निकलता है उसको फिर जारजट की छन्नी से छना के या अपनी चाय छन्नी से छना के उसको प्रेशराइज करके निकाला जाता है। या जिन लोगों के पास जूसर रहते हैं, जूस निकालने की मशीन, वो डायरेक्ट भी जूस निकाल के एक गिलास लौकी का जूस और उसमें डाल लेते हैं अपन वही काला नमक जो बेसिक है और तुलसी के पत्ते या पुदीना, ये दोनों तीनों अपन स्वाद के लिए डालते हैं। तो ये लौकी का जूस निकाल के पेशेंट को सुबह शाम खाने पीने को बोलेंगे तो उसकी एसिडिटी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। खाने में अपन ककड़ी का इस्तेमाल जो है वो उसको करने को। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी का मतलब एसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एब्डोमेन में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, और अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से हमेशा खट्टी डकार आती है और कई बार डकार के साथ साथ खट्टापन, मुंह में थूक जो आता है वो खट्टा थूक आता है। खट्टा मतलब एसिडिक जो जिसको बोलते हैं अपन सोर टाइप का, तो वो अम्ल की मात्रा बढ़ जाना जिससे पेशेंट को भूख नहीं लगती और बार बार खट्टा, जैसे शराब पीने के बाद कुछ लोग जो है वो फीलिंग करते हैं एसिडिटी, तो वो इसी कारण अम्ल की मात्रा बढ़ जाना और पेट में जलन होना अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण वो कहलाती है एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें ककड़ी और लौकी का जूस का जो इस्तेमाल है वो काला नमक, ये तीनों चीजों का इस्तेमाल उससे निजात दिला सकता है। इसके बाद चौथा ग्रुप देखते हैं अपन, इसमें सभी कंदमूल सब्जियां आती हैं जैसे आलू, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, और अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है प्रोटीन के साथ साथ, और विटामिन B1 से B12 सभी इनमें मिलते हैं, और साथ ही साथ रेशे के अलावा फेरिक एसिड या आयरन की मात्रा भी मिलती है। कई डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर जो है वो गेहूं की रोटी खाने से मना करते हैं क्योंकि गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है, तो इसलिए उसको फिर बोलते हैं कि गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का, ये चारों को मिला लो। मक्का उसमें शामिल नहीं रहता। गेहूं और एक रागी एक प्रकार का अनाज है। रागी, ज्वार, बाजरा और गेहूं, ये चारों मिला के, और चना भी डाल देते हैं उसमें, चारों पांचों, और जो मिक्स रहती है मिक्स आटे की रोटी, वो डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। तो ये अगर है सोयाबीन डाल सकते हैं। हाँ, सोयाबीन भी डाल सकते हैं। तो मिक्स करके जो आटा बनता है, उस आटे की रोटी हफ्ते में 2 या 3 बार खाना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज हो या ना हो। अगर उसको अपन खाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में अपन को कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन B से 112 तक की मात्रा जो है वो मिल सकती है। और डायबिटीज पेशेंट को हमेशा उसी की रोटी खाना चाहिए। रोटी की मात्रा जो है 100 ग्राम यानी 50 ग्राम की एक रोटी अगर होती है तो 2 रोटी, और अगर नहीं तो फिर उसको अलग से आटे का, फोटो सेंड कर देंगे हम, इसमें यहाँ रखी हुई है तो फोटो ग्रुप में डाल देंगे। उस रोटी का इस्तेमाल करते हैं। मक्के की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट और दूसरी चीजों का मिलता है अपन को, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा। तो चतुर्थ ग्रुप में गठान वाली चीजें शामिल की गई हैं, शकरकंद, आलू, प्याज वगैरह जो अपन आती है। इसके बाद लास्ट ग्रुप आता है पंचम ग्रुप। पंचम ग्रुप में ग्रुप फिफ्थ ग्रुप ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजों को रखा गया है, जैसे कि वसा, घी, तेल, मक्खन, डालडा आदि। इनमें फैट के साथ साथ वसी एसिड यानी फैटी एसिड, जीवन सत्व यानी कि वाइटल फोर्सेस, विटामिन A, D आदि की मात्रा प्राप्त होती है। जबकि चीनी, गुड़, शक्कर
मिश्री और दूसरी चीजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती, एनर्जी। और वो ऊर्जा जो है वो हम चाय के रूप में लेते हैं। सुबह सुबह थोड़ी सी नाश्ते के साथ चाय हो जाती है, वो ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि रात को 11 बजे के बाद या जो 9 बजे खाना जिन लोगों ने खा लिए, तो 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक उनका फास्ट था, यानी कुछ नहीं खाया। अब वो फास्ट को जो है वो ब्रेक करना है, वही कहलाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेक करना यानी तोड़ना। तो वो रात भर जो उपासे रहे या कुछ नहीं खाए, उसको तोड़ने के लिए जो ब्रेकफास्ट किया जाता है, तो उसमें इन सब चीजों की मात्रा ली जा सकती है, जिसमें और बाकी चीजों का जो इसमें हमने जिक्र किए, जिसमें डालडा, गुड़, शक्कर, चीनी की चाय और गुलगुले वगैरह बना के लेते हैं। तो ये 5 ग्रुप जो है वो अलग अलग उसमें शामिल हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं भोजन और उसके कार्य। ये अपन भोजन करते हैं तो उसके क्या कार्य है, भोजन क्या है और भोजन के क्या कार्य हैं, आइए इसके बारे में पढ़ें। भोजन शब्द का संबंध शरीर की पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, तरल, अर्ध तरल पदार्थ शामिल हैं जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की अस्वस्थता नहीं होगी। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कि नॉन न्यूट्रिशनल, विशेष गंध देने वाले भोजन पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होते हैं। भोजन के कार्य, अब काम क्या क्या करता है भोजन। आप ये जानते हैं कि भोजन कई पोषक तत्वों का सम्मिश्रण है, तो उसमें विशेषताओं के आधार पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण यानी केमिकल मटेरियल शामिल किए गए हैं, और इन सभी में जल की मात्रा उचित मात्रा में रहती है। इसी कारण जब भी अपन भोजन वगैरह करते हैं तो जल की मात्रा, अगर ऐसा भोजन करते हैं जो सूखा है तो जिसमें जल की मात्रा नहीं है तो जल अलग से लेना पड़ता है। जल मतलब पानी। और अगर पानी वाले भोजन किए हैं, जैसे दूध के साथ दलिए लिए हैं या चावल लिए हैं, तो उसमें पानी की मात्रा शामिल रहती है, तब उसके बाद पानी की मात्रा की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती। पोषक तत्वों के प्रत्येक वर्ग का एक विशिष्ट कार्य रहता है, शरीर जिसमें काम करता है। इसमें पहला रहता है शारीरिक क्रियात्मक कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी फंक्शन जो संपन्न होते हैं वो भोजन के द्वारा। दूसरा सोशल फंक्शन, हम जो सामाजिक कार्य करते हैं उनमें सब्जियों को बेचना और उत्पादन करना, ये सब शामिल रहता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन जो हमारा शरीर करता है, साइकोलॉजी, पढ़ाई करना, दिमाग लगाना, ये सब चीजें भी भोजन के द्वारा पूर्ति होती है। भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी शामिल करता है। वृद्धि होना, छोटा बच्चा है उसको अपन भोजन देते हैं, दूध की गिलास लेके उसके पीछे दौड़ते हैं कि प्रोटीन पिएगा, हड्डी मजबूत होगी कैल्शियम फास्फोरस से, तो ये शरीर के बढ़ना। इसके अलावा उठने बैठने, चलने दौड़ने, कार्य करने के लिए हमें रेगुलरली भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो हम अपने दिमाग से करते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर जिन कार्यों का संपादन होता है जो हमें पता नहीं लगता, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का मूवमेंट, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, और बाकी जितने भी ऑर्गन हैं उनका जो है वो अपने अपने काम को संपादित करना, ये सभी काम के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें अलग अलग भोजन के द्वारा मिलती है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि में जो टूट होती है उसकी मरम्मत के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे अपन ने विटामिन के बताया, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के पहुंच जाता है। विटामिन सी, स्कर्वी नामक बीमारी अपन ने बताया जिसमें मसूड़ों से खून निकलना वगैरह शामिल है। तो यदि विटामिन सी की मात्रा रहेगी तो उसमें खून
अपने आप जो कहीं कहीं ब्लीडिंग होते रहती है उसकी मरम्मत भी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारा शरीर बना है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स कहते हैं। ये शरीर की वृद्धि के दौरान पुरानी कोशिकाएं हटती जाती हैं और नई नई कोशिकाएं बनती जाती है। उसके लिए हमें प्रोटीन डाइट की आवश्यकता पड़ती है। टूटी कोशिकाओं को ठीक करना, नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना, जो सेल्स कहते हैं वो अलग अलग चेंजेस होते हैं। ये स्प्लीन का काम, स्प्लीन हमारी बॉडी में जो तिल्ली के रूप में रहती है, वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन और फैट की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक बढ़ोतरी अगर किसी व्यक्ति की हो जाती है, वृद्धि और विकास, तो प्रोटीन की मात्रा का कम इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज प्रोटीन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को समान रूप से होती है और प्रोटीन डाइट लेने से उस व्यक्ति की वृद्धि समान रूप से होती है और वो स्वस्थ रहता है। ऐसे सामान्य रूप से खाने से या कुछ से अस्वस्थ हो जाता है। ये हम जैसे डाइट के लिए देखते हैं। विटामिन का अलग से अपने पास लिस्ट है, तो वो हम नोट करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई विटामिन में क्या क्या लेना चाहिए। अब इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अपन बता दें, जो ऐब रहते हैं जिसको, उन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पहला लेते हैं अपन, प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान पपीता की जो तासीर रहती है वो ये कि शरीर की सभी चीजों को वो बाहर निकालता है। ऐसे में अगर पपीता खाते हैं तो अर्ली डिलीवरी के चांसेस रहते हैं, या अगर 2-3 महीने हुए हैं तो एबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। ये पहला है कि पपीते को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाते, और जब दस्त लगते हैं तब भी नहीं खाते। किसी व्यक्ति को डायरिया है तब वो पपीते का इस्तेमाल ना करें। दूसरा रहता है बैगन। बैगन भी जो तासीर रहती है उसकी कि मोटे व्यक्ति और जो हार्ट पेशेंट हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है या कब्जियत की शिकायत है, उनको बैगन, भट्टे और ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। बैगन और भट्टे खासकर। तीसरा रहता है कि जो मुनगा रहता है, इस फली को ड्रमस्टिक कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फलियां रहती हैं और उनसे जो है वो बीजे निकलते हैं, और जो जिन लोगों ने कभी मसाला डोसा वगैरह साउथ इंडियन डिश खाए हैं, लगभग सभी ने खाए हैं, उसके साथ वो एक प्रकार की दाल देते हैं जिसको अपन चटनी और सांभर कहते हैं। वो सांभर में मुनगे डले हुए रहते हैं। तो वो मुनगे की मात्रा अगर कोई इस्तेमाल करता है तो खाए पिए कोई दिक्कत नहीं, पर यदि मान लो किसी को 2 या 3 महीने पहले टाइफाइड, जॉइंटिस या इंटेस्टाइन से संबंधित कोई बीमारी हो, हाँ, सहजन की फली बोलते हैं उसको, सेल मंसूरी बता रही, सहजन हम समझ नहीं पाए थे। सहजन मतलब होता है ड्रमस्टिक या मुनगे की फली। तो किसी को अगर 3-4 महीने पहले कोई तकलीफ हुई हो, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो ये मुनगा की फली उसको रिपीट कर देती है। मतलब उस बीमारी के जो कीटाणु है उनको फिर से की वापस कर देती है। कहीं छुपे रहते हैं 2-4-6, तो उनको न्यूट्रिशन दे के वापस लाती है। तो वो भी एक ऐब है इसका। सूरन की फली उन लोगों को नहीं दे। सूरन का जो सूरन रहता है या गुड़ाकू नहीं, वो गराड़ू, वो उन लोगों को नहीं देते जिनको गले की कोई प्रॉब्लम है, अंदर से हमेशा खराश बनी रहती है, ये रहती, तो उससे खुजली होने के चांसेस रहते हैं। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी खुजली की बीमारी है या सोरेसिस है या स्किन की कोई डिसीज है, उन लोगों को भी सूरन और अरबी की जो फल वो आती है, अरबी की बोलते हैं अपन, तो अरबी या वो नहीं देते उसकी सब्जी, क्योंकि उससे स्किन डिसीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ एक चीजें जो है वो शामिल रहती हैं जिसको नहीं खाते, और नहीं तो अदरवाइज सभी चीजें खाते हैं। करेला भी जो है वो किसी किसी को नुकसान करता है। हाँ बोलो पूर्णिमा। सर ये थायराइड वालों को क्या नुकसान करता है, क्या खाएं क्या ना खाएं? हाँ, थायराइड वालों को जो फैटी चीजें हैं जैसे कि बैगन, भट्टे, कटहल और सूरन
गठान वाली जो सब्जी अरे है, रुको, ये थायराइड वालों को नुकसान करता है। थायराइड वालों को लहसुन देते हैं क्योंकि उसमें आयोडीन रहता है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लहसुन कच्ची भी खाते हैं हार्ट के लिए। तो कच्ची लहसुन को छीलने के बाद जो चने रहते हैं उन चने के साथ मिला के खाते हैं, क्योंकि अच्छा छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं उसको। एक लहसुन के 5 टुकड़े किए और 8-10 चने के साथ उसको खाए, फिर 8-10 चने के साथ लहसुन खाए। ऐसी 3 से 4 कलियां लहसुन खाने से थायराइड की बीमारी में लाभ होता है, दवाइयों के साथ साथ। इसमें जो मेडिसिन चलती है एल्ट्रोक्सिन वगैरह, एल्ट्रोक्सिन चलती है, उस दिन थायरोक्सिन क्या रहते तो थायरोक्सिन नाम से भी आती है, अल्ट्रोक्सिन नाम से भी आती है, जो ग्वाइटर वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स को या हाइपर ज्यादा निकलने वाले हार्मोन को ठीक करने का काम करती है। ये कुछ चीजें थी। आप किसी को इससे संबंधित कोई पूछना हो तो बताएं। इसी में कंटिन्यूशन में अपन अभी ये एक दिन और चलेगा और विटामिन भी चलेगा। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे थायराइड बीमारी दवाइयों से फिर ठीक होने वाली दवाई मतलब ठीक हो सकती है दवाइयों से? ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट बीमारी है? नहीं, ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाती है। उसकी सही दवाई और खाना, इसलिए तो हमने डाइट बताया। इसमें आयोडाइज्ड आयोडीन जो मार्केट में रेडीमेड आता है और लहसुन की मात्रा लेने से ये ठीक हो जाती है। हाँ, सैल मंसूरी कुछ पूछ रही है। सर ये जो सर संतुलित आहार है सर,